जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम निर्भय जी। बातचीत हम बातचीत कर रहे हैं विचारक लेखक डॉक्टर श्री भगवान सिंह जी के साथ भागलपुर से। ये जो संविधान सभा को लेकर जिस तरह से गलतफहमी ही कहा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का वो काफी हाथ था, वो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सभी सदस्यों की सहमति से बने थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम उछल गया और वही जो है सर्वे सर्वा और सब कुछ हो गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाशिए पर, संविधान सभा के संदर्भ में देखे तो एक तरह से हाशिए पर ही ढकेल दिए गए। जी जी आपने वाजिब सवाल उठाया है। इधर कई वर्षों से जो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया है उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि एक नया नैरेटिव गढ़ा गया है कि भारतीय संविधान जो है ये इसे किसने बनाया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये संविधान का निर्माता कौन है, तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। संविधान के यहाँ तक तो ये जो नैरेटिव है गढ़ा गया है, और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो कैसे एक विशेष समुदाय का वोट देना उद्देश्य है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में ऑनर्स किया और एमए भी किया वहाँ से मैंने। और बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर राजनीति शास्त्र के विद्वान पढ़ाते थे। ट्यूशन डॉक्टर चेतकर झा पढ़ाते थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए थे। और उस समय किसी के प्रोफेसर के मुंह से चर्चा नहीं आती थी कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया कि राजेंद्र प्रसाद ने बनाया। चर्चा संविधान सभा की आती थी कि एक संविधान सभा बनी थी और उस संविधान सभा ने इस संविधान तैयार किया, और उसमें तरह तरह के डिबेट, लोगों के मतांतर हम लोग पढ़ते थे। लेकिन इधर आज 2-3 दशकों से ये सुनते सुनते एक तरह से कान पक जाना कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। अब जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई मसीहा थे और वो उतर कर आसमान से आए, अपनी जेब में संविधान लेते आए और दे दिए, तो जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, इस प्रकार का ये लोकतंत्र में एक तरह से कहें कि झूठ बोला जा रहा है। और लगता है कि लोकतंत्र नहीं, झूठ तंत्र हो गया है। और जो जिस संविधान सभा के सदस्य रहकर सबने काम किया, उस संविधान सभा की आज कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो कहीं उसका कोई उल्लेख है। ये इसलिए यह समझने के लिए कि संविधान कैसे बना, हमको थोड़ा इतिहास में जाना होगा और उस संविधान सभा का इतिहास देखना होगा, जिसके अंतर्गत, जिसके जरिए ये संविधान बनाया गया, लिखा गया। इसमें इतिहास यह है कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और उस समय जितने भी प्रांतीय असेंबलियां थी उन सबों के वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके प्रतिनिधि चुनकर आए थे और सदस्य बने थे। प्रांतीय असेंबलियों के जरिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आए थे और बने थे सदस्य। और दिसंबर 1946 में चूंकि देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो इसके कुल सदस्य थे 389। लेकिन 1947 अगस्त में जब देश का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, तो इसकी सदस्य संख्या रह गई 299। लेकिन संविधान सभा का जो समय है या कार्यकाल कहे, वो शुरू हो जाता है दिसंबर 1946 से। इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता की थी बिहार के ही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसलिए उन्होंने अध्यक्षता की थी कि सारे सदस्यों के बीच वो सब सीनियर मोस्ट सदस्य थे।
इसलिए उन्होंने 2 दिनों तक सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किया और 11 दिसंबर 1946 को वह के अस्थाई, वो अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो अब अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया जाए और उसमें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जिस संविधान सभा के सदस्य थे 389, तो सबके जरिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम स्वीकृत हुआ। उसमें 2 प्रस्ताव आए थे, जिसमें एक प्रस्ताव के प्रस्तावक थे आचार्य जेबी कृपलानी और उसके अनुमोदक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा प्रस्ताव जो था उसके प्रस्तावक थे हरिकृष्ण महताब, जो बाद में शायद उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बने थे, और अनुमोदक थे नंद किशोर दास। तो ये 2 प्रस्ताव जो थे, दोनों में ही राजेंद्र बाबू का ही नाम था अध्यक्ष के लिए। 2 और प्रस्ताव आए थे, लेकिन वे तकनीकी दोष के कारण खारिज कर दिए गए थे। इस प्रकार संविधान सभा के अध्यक्ष सर्वसम्मति से राजेंद्र बाबू चुने गए। अब देखिए, उस समय एक से एक कानून के जानकार थे सदस्य, और आज के जो गुणवत्ता की दृष्टि से जो आज हम देखते हैं संसद सदस्यों को, उसमें और उस समय में कोई तुलना ही नहीं है। जो भी नाम लेंगे, चाहे सरदार पटेल हो कि जवाहरलाल नेहरू हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो कि भीमराव अम्बेडकर हो कि के.एम. मुंशी हो कि अयंगर हो, एच.बी. कामत हो, जो हम लोग नाम जानते हैं, कोई इसमें ICS था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, तो मैंने जो गैलेक्सी ऑफ जो कहते हैं स्टार्स था वो, और उसमें राजेंद्र बाबू का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहा न कि वो कोई वोट के आधार पर नहीं हो रहा था, और सभी जानकार थे, और सबने माना कि राजेंद्र बाबू इस पद के लिए सबसे योग्य है, इसलिए इनका इस पद पर चुना जाना चाहिए, और चुने गए। और उस पर जो लोगों ने उद्गार व्यक्त किए, सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने डॉक्टर राधा कृष्णन को आमंत्रित किया, वो कि उद्बोधन के लिए, स्वागत करने के लिए या बधाई देने के लिए राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने उद्बोधन में जो कहा, बहुत लंबा है उनका भाषण, लेकिन संक्षेप में उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू अच्छाई के अवतार हैं और उनका धैर्य और शौर्य दोनों ही अथाह है। अब राधा कृष्णन सभी जानते हैं कि किस स्टेचर के विद्वान थे, दुनिया में उनका नाम था, ऑक्सफोर्ड और कहाँ कहाँ जाते थे भाषण करने, दर्शन, भारतीय दर्शन पर। तो अब वैसे व्यक्ति ने कहा कि राजेंद्र बाबू अच्छाई के अवतार है और उनका धैर्य और शौर्य दोनों ही अथाह है। एक व्यक्ति में भारत की समस्त गरिमा और विभूति समाहित हो गई है। इसमें उन्होंने गौतम बुद्ध से लेकर और तक का नाम, जितने बड़े बड़े अशोक है सबका नाम लिया है। ये सारी जो कह रहे कि एक व्यक्ति में भारत की समस्त गरिमा और विभूति समाहित हो गई है, इनका जीवन त्याग और बलिदान का उदाहरण है। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिक मुंशी ने इस अवसर पर जो कहा वो भी सुनने लायक है, जानने लायक है। उन्होंने कहा, सन 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन के पूर्व उसकी अध्यक्षता के लिए कई नाम प्रस्तावित किए जा रहे थे, पर जब निर्वाचन का दिन आया तो सबका निश्चित मत राजेंद्र बाबू के ही पक्ष में था। सभी का यह विचार था कि केवल वे ही इस गरिमापूर्ण पद के साथ न्याय कर सकते हैं। आनंद फानंद में बिना किसी चेष्टा अथवा प्रचार के संविधान सभा के सदस्यों में एक ऐसे वातावरण की सृष्टि हो गई कि और किसी व्यक्ति का नाम सूझता ही न था। वे संविधान सभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र बाबू ने जो कार्य किया वह अद्वितीय था। वे सर्वदा विवेक और सहिष्णुता से काम लेते रहे और जब कभी बहस में गर्मी आती तो उनकी गंभीर मुस्कान सबको सहमित कर देती। जब भी किसी की भावना को चोट पहुंचती तो उनका मृदुल स्पर्श उसका घाव भर देता। यह राजेंद्र बाबू की प्रौढ़ बुद्धिमानी का ही फल था कि संविधान सभा का कार्य इतने सुचारू रूप से संपन्न हुआ। ये संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा है कि मुंशी ने, लेकिन स्वागत भाषण में फिर सर्वगोपाल स्वामी आयंगर ने जो कहा वह भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू का जीवन तो उत्सर्ग की कहानी, देश की सेवा में सब कुछ उत्सर्ग करने की कहानी है। अब सुनिए, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं यहाँ पर तो देश सेवा के लिए किसने त्याग किया, किसने सब कुछ कर दिया, तो बस केवल एक व्यक्ति का नाम और उसके परिवार का नाम लोगों की जुबान पर चला, बहुतों की जुबान पर चला रहा है और आज भी चला रहा है। स्वराज भवन से लेकर आनंद भवन का दान कर दिया, बस उन्होंने ही त्याग किया और तो किसी ने त्याग भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर गोपाल आयंगर जो कह रहे हैं वही महत्वपूर्ण है कि राजेंद्र बाबू का जीवन तो उत्सर्ग की कहानी, देश सेवा की सेवा में सब कुछ उत्सर्ग करने की कहानी है और उनकी मर्मज्ञता तथा विद्वता और मानव जीवन और संसारिक कार्यकलापों में उनके व्यापक अनुभव के बारे में तो कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। कुछ अत्यंत उलझी और विषम समस्याओं का मुकाबला उन्हें अवश्य करना पड़ेगा। उन्हें भी सुलझाने के लिए वो पूरी तरह से समर्थ हैं, क्योंकि इस उद्देश्य की साधना के लिए भी तो उन्हें इन्हीं गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। जितना कुछ मैंने देखा है उससे मुझे निश्चय हो गया है कि बुद्धि और अपने ज्ञान के कारण देशवासियों के हृदय में संप्रदाय, वर्ग और पंथ की भावना का ध्यान किए बिना देशवासियों के हृदय में उनका अटल स्थान बन गया है और सर्वदा बना रहेगा। उदाहरणार्थ उनका सहज सौजन्य, समस्याएं सुलझाने का उनका ढंग, जिसे वाद विवाद में वे लोग भी जो सहज ही उत्तेजित हो जाते हैं, शांत और निरस्त हो जाते हैं, मधुर उतर जिससे क्रोध दूर हो जाता है, ये ऐसे अनुपम गुण हैं जो उन्हें इस महान कर्तव्य का सफलतापूर्वक पालन करने में सहायक होंगे, जो उन्होंने चाहे अनिच्छा से ही धारण कर लिया है। ये राजेंद्र बाबू की जो क्षमता है, योग्यता है और जो कुछ भी गुण है, तो देखेंगे कि गोपाल स्वामी आयंगर जैसे व्यक्ति कर रहे हैं तो कोई ये बिरदावली या चाटुकारिता का नहीं, ये था, ये बिल्कुल सही आकलन था राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व का। और भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू ने क्या किया वो भी जानने की चीज है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि मेरे पास मधु कलश में डूबी स्वर्ण लेखनी हो तो मैं राजेंद्र बाबू की गुणगाथा के वर्णन में किसी सीमा तक सफल हो सकूंगी, क्योंकि संसार भर की मधु रहने पर भी वह उनके गुण वर्णन के लिए पर्याप्त सिद्ध न होगी। देखिए कितने सरोजिनी नायडू जैसी विदुषी महिला ये कह रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से राजेंद्र बाबू दया, प्रज्ञा, त्याग और प्रेम के सागर महात्मा बुद्ध से ही अवतरित हुए। इस सदन में लगभग हर सदस्य ने अपना दृढ़ मत व्यक्त किया है कि राजेंद्र बाबू सभा के जनक और प्रतिपालक सिद्ध होंगे, किंतु मैं उन्हें लपलपाती खंड न मानकर ऐसा कमलधारी देवता मानती हूँ जो अपने सहज माधुर्य से, जो उनके बल का ही दूसरा नाम है, जो अपनी सहज प्रज्ञा से, जो उनके अनुभव का ही दूसरा स्वरूप है, और अपनी निर्मल दृष्टि से, सृजनात्मक कल्पना से और श्रद्धा से मनुष्यों के हृदय को जीत लेता है। तो राजेंद्र बाबू का अध्यक्ष बनना, सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनना, ऐसे महान व्यक्तियों के द्वारा उनके महत्व को स्वीकार करना, ये साबित करता है कि राजेंद्र बाबू का संविधान सभा का अध्यक्ष बनना तो एक बहुत ही असाधारण घटना थी भारतीय इतिहास में, क्योंकि इतना बड़ा सम्मेलन पूरे देश के लिए एक संविधान या कानून बनाने के लिए कभी नहीं हुआ था।
ये भारत के इतिहास में एक पहली घटना थी कि पूरे देश के लिए एक विधान तैयार हो और उसके लिए इतने पूरे देश के से निर्वाचित किए गए सदस्यों का एक सम्मेलन करके और ये तैयार किया गया और उसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू बनाए गए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि दिसंबर 46 में तो 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में विभाजन हो जाने के बाद 299 रह गए। इसमें लगभग 16 समितियां थी और उन 16 समितियों में 3 या 4 के तो अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे, 1-2 के जवाहरलाल नेहरू थे, 1-2 के सरदार पटेल थे, किसी के पटाभी सीतारमैया थे, किसी के क्या देवी कृपलानी थे, ऐसे ऐसे करके। और जो इसी में एक प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो कहे कि जिस संविधान सभा के अनेक अंग थे समितियों के रूप में, उसमें एक अंग के प्रधान अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर, और डॉक्टर अम्बेडकर भी बने तो कैसे बने? महाराष्ट्र से जो प्रांत असेंबली से चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर वहां से चुनाव नहीं जीत सकते थे। बम्बई उस समय कहलाता था। वो फिर बंगाल से दलित कोटे से और वहां से कैसे कैसे करके बंगाल से वो चुनाव जीत कर आए और वहां संविधान सभा के अध्यक्ष। लेकिन 1947 15 अगस्त को जब देश का विभाजन हो गया तो वह जगह से जो जहाँ से अम्बेडकर निर्वाचित हुए थे वो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, इसलिए उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। लेकिन इसमें तो मत नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर एक योग्य व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, अमेरिका में इंग्लैंड में उन्होंने पढ़ाई की थी, लॉ की पढ़ाई की थी और काफी जानकार थे। और यद्यप उनके बहुत सारे नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से मतभेद रखते थे, गांधी जी के साथ भी उनके बड़े मतभेद रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी विद्वता या उनकी गुणवत्ता थी, उसको सबने महसूस किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने बम्बई के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे बीजी छेड़, उनको पत्र लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर को वहां से निर्वाचित करके भेजने का अनुरोध किया ताकि उन्हें संविधान सभा का सदस्य पुनः बनाया जा सके, क्योंकि उनकी सेवाएं भी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे संविधान सभा को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर जुलाई 1947 में बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य रूप में पुनः निर्वाचित हुए और 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में कैबिनेट में सम्मिलित किए गए। लेकिन उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाए, इसे लेकर कांग्रेस में मतभेद उठा। कांग्रेस में और खुद कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी नहीं इस पक्ष में थे कि डॉक्टर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया जाए। वे लोग एक ब्रिटिश विधिवेत्ता थे आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स, उनको संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पक्ष में थे। लेकिन यहाँ पर शायद गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि किसी विदेशी को इस पद पर बैठाने के बजाय डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। फलस्वरूप 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में डॉक्टर अम्बेडकर को सर्वसम्मति से उसका अध्यक्ष चुना गया। ये 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया, जबकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और वहां से राजेंद्र प्रसाद
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष बन गए और उस बीच कुछ बैठकें हुई, लेकिन नियमित रूप से काम शुरू हुआ ये अगस्त 1947 से, और तब जाकर ये डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है, खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने भी स्वीकार किया है कि एक संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बड़े ही योग्य व्यक्ति थे सर वी.एन. राव। वी.एन. राव का पूरा नाम था सर महनेगल नरसी राव। ये जन्म बंगलौर में हुआ था, मद्रास में पढ़ाई हुई थी, फिर लंदन में ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े थे, आईसीएस किया था और बहुत ही योग्य थे और कई बड़े बड़े पदों पर रहे थे और बड़े ही अनुभवी थे। कहा जाता है कि 1935 में जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था और कई देशों के संविधान को इन्होंने कागजात किया था। तो संविधान सभा के सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था और पहला ड्राफ्ट जो है संविधान का इन्होंने ही तैयार किया, यह सभी स्वीकार करते हैं। आज वी.एन. राव की कहीं कोई चर्चा नहीं है और वो पहला ड्राफ्ट जो तैयार हुआ वही आधार भूमि बनी। आगे चलकर और भी ड्राफ्ट में होता क्या है, एक आउटलाइन तैयार किया जाता है किसी चीज का और उस पर फिर लोग विचार करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, उसमें नई चीजें जोड़ी जाती हैं। वो ड्राफ्ट किसी भी चीज का ड्राफ्ट जो फाइनल नहीं होता है और फिर वो करके और तब उसको अंतिम रूप दिया जाता है। तो पहला ड्राफ्ट जो है उन्होंने तैयार किया। राजमोहन गांधी लिखते हैं अपनी किताब में सरदार पटेल में कि संसद के नेता एवं विभिन्न समितियों के अध्यक्ष होने के नाते नेहरू और पटेल का भी इसमें पूरी योगदान रहा, यानी संविधान बनाने में किनका योगदान रहा देखने का है। अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों तथा प्रांतों के संविधान के संबंध में विचार करने वाली समितियों उप समितियों का काम वल्लभ भाई देखते थे। उनके आग्रह पर केंद्र सरकार को सबल बनाने के लिए संविधान में धारा 354 तथा धारा 356 जोड़ी गई। इस धारा के द्वारा संघ सरकार को किसी भी राज्य का शासन संभालने तथा यह निश्चित करने का दायित्व सौंपा गया कि राज्य के कार्य संवैधानिक विधि से हो रहे हैं या नहीं। पटेल की शक्ति संपन्न केंद्र सरकार जिसे परिकल्पना में प्रधानमंत्री के सर्वसत्ताधीश होने का विचार शामिल नहीं था, इसलिए जब संघ सरकार की सत्ता संबंधी नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय सभा सदस्यों द्वारा किए जाने का प्रस्ताव रखा तो सरदार ने उस पर आपत्ति की। उसके बाद नेहरू और पटेल की समितियों की संयुक्त बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य और राज्यों के विधायक एक साथ करेंगे, लेकिन शासकों का मुद्दों का मूल यह इसलिए रख रहा हूँ कि संविधान में बहुत सारे जो प्रावधान है वो देखा जाए कि उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। केवल डॉक्टर अम्बेडकर ने सब कुछ लिख दिया ऐसा नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के सलाहकार महनेगल नरसी राव को सम्मिलित किया गया। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन सलाहकार के वो शामिल किए गए और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद तथा इसका प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले राव ने संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर और वी.एन. राव और हुमायूं कबीर ने भी उनका भी लेख मिला एक जगह क्या कि संविधान को बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद इन दोनों का बहुत, लेकिन केवल डॉक्टर अम्बेडकर संविधान दिया। अब ये सारी बातें या डिबेट है वो क्या वो सबको आप समुद्र में फेंक दीजिएगा और केवल डॉक्टर अम्बेडकर। और चीजें भी देखेंगे कि बहुत कुछ है। अब जैसे सरदार पटेल की जो भूमिका है कि संविधान में यह कि संपत्ति किसानों की भूमि जैसे आज भी ली जा रही है, कंपनसेशन मुआवजा दिया जा रहा है, तो उसमें बहुतों का था कि
सरकार जब चाहे ले ले, लेकिन सरदार पटेल ने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, बिना मुआवजे दिए आप किसानों की जमीन नहीं ले सकते हैं। और उनके विरोध करने के कारण ये प्रावधान संविधान में डाला गया। लिखते हैं राजमोहन गांधी की, संविधान सभा की चर्चा के समय व्यक्ति स्वातंत्र का अत्यधिक आग्रह करने वाले नेहरू भूमि स्वामित्व के अधिकार को मानने को तैयार नहीं थे। सुनिए, सरदार के अंदर का किसान भूस्वामियों की भूमि बिना कोई मूल्य चुकाए ले लेने के विचार का प्रबल विरोध कर उठा। मुआवजा पाने के अधिकार को संविधान में समाविष्ट करने के साथ ही नागरिकों को उचित मुआवजा न मिलने पर इसकी शिकायत न्यायालय में करने का निर्णय करना कांग्रेस दल अथवा संविधान सभा के लिए अत्यंत कठिन था। वल्लभ भाई का स्पष्ट मत था कि दोनों अधिकार मिलने चाहिए। उनके अनुसार मुआवजे के बिना संपत्ति पर कब्जा करना चोरी और लूट के समान माना जाएगा। लंबी और आवेशपूर्ण चर्चाओं के बाद उनके दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया, हालांकि उनके बनाए हुए प्रारूप को बदल। तो यह किसानों को देख लीजिए, लिख रहे हैं कि नेहरू जी नहीं थे कि किसानों की जब जैसे चाहे जमीन ले लीजिए, कौन सी बात की भाई। तो सरदार पटेल का और भी है, देखिए कि जो देशी रियासतों का एकीकरण का मामला था और 1971-70 तक उत्तरी पर सरदार ने कहा कि उनको ले रहे हैं तो इसके बदले में उनको कुछ ये दिया जाएगा भत्ता, इसको पूर्वी पर्स कहते थे। तो इसका भी संविधान में बड़े कुछ सदस्यों ने विरोध किया। जवाहरलाल ने खुद प्रश्न उठाया कि भावी सरकार पर ऐसा दायित्व सौंपना उचित होगा या नहीं। इस संबंध में सरदार का स्पष्ट मत था कि ऐसा न करना विश्वासघात माना जाएगा। अंत में नेहरू ने सरदार की बात मान ली। संविधान की धारा 267 में सरदार के कथन की प्रतिपूर्ति ये पूर्वी पर से दिया जाता था और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पूर्वी पर्स को खत्म किया था। और राजाओं को मिलाने का ये तरीका सरदार ने अपनाया था, क्योंकि अगर इस तरह नहीं करते तो जिस तरह हैदराबाद का निजाम विरोध में खड़ा हो गया था, उस तरह कितने जो देशी रियासत के राजा थे विरोध में खड़े हो जाते। तो ये भारत सरकार के लिए बहुत ही नाजुक स्थिति हो जाती। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर उनकी जीवनी है, राजीव भाई पटेल के लिखे गुजराती है, कि उसमें स्वीकार किया है कई राजाओं ने कि अगर सरदार पटेल इस तरह से नहीं हमारे साथ पेश आते तो हम लोग भी भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते और लड़ते। तो सरदार पटेल ने कहा कि चलो भाई वो आ जाए, यही था। अब इंदिरा जी ने वाहवाही दी और खत्म कर दिया कि वगैरह नेहरू जी पक्ष में थे, लेकिन ये सरदार पटेल के कारण पर। दूसरी चीज जो ICS थे ब्यूरोक्रेट, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादती की थी। जिन लोगों का काम था इन नेताओं को पकड़ कर जेल में डालना, बंदी बनाना, फैसला सुनाना, तो ये लोग बड़े चिढ़े हुए थे इस कांग्रेसी नेताओं की, इनको अब कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए और बल्कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो वो भी सरदार पटेल रहे कि नहीं, आपको ये रखना होगा, क्योंकि मैं 2-3 वर्षों से इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ। और सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों विषयक 2 धाराओं में भी सरदार को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। धारा 311 के अनुसार राजनीतिक नेताओं के लिए सरकारी अधिकारियों को सजा देना कठिन हो गया। स्वतंत्रता पूर्व वल्लभ भाई ने यह वचन दिया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अधिकार और सेवा शर्तें यथावत रहेंगी। धारा 314 द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इन दोनों धाराओं को लेकर काफी टीका टिप्पणी हुई, क्योंकि स्वतंत्र आंदोलन के समय जिन अधिकारियों ने संविधान सभा के अनेक सदस्यों को जेल में डाला था, इन धाराओं द्वारा उन्हीं अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा था। इस विवाद में सरदार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैं इस सदन में उल्लेख करना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 वर्षों में यदि अधिकांश सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों ने देशभक्ति और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं न दी होती तो यह संघ
टूट गया होता। यदि आपको सरकारी सेवकों कि इस तंत्र की आवश्यकता नहीं है अथवा इसे समाप्त करने का निर्णय लेना हो तो मैं भी इन सरकारी सेवकों के साथ ही चला जाऊंगा। ये सब समर्थ व्यक्ति है जो अपनी आजीविका चला लेंगे। इस भाषण के बाद सारा विरोध ठंडा पड़ गया। वल्लभ भाई द्वारा भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों का बचाव करने तथा उसके बाद उसके स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ढांचा करने में दिए गए योगदान के कारण ये देश के समस्त अधिकारियों के कुछ अवसर बन गए। ये सब देखते हुए इस समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के लोग इसीलिए सरदार पटेल को एंटी रिवोल्यूशनरी और ये सब की स्टेटस को, अरे भाई जो ब्यूरोक्रेट थे, अनुभव था, वो ठीक है ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहे थे, लेकिन वो चली गई ब्रिटिश सरकार तो अब उनकी सेवाएं देश के लिए लेने की तरकीब होनी चाहिए। और सरदार ने ली और वो देखा कि भाई इसकी सेवाएं काफी महत्वपूर्ण है। ये तो हमारी परंपरा नहीं है। आप देखेंगे जो इतिहास है, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने, चाणक्य ने स्थापित किया राजा के स्थान पर नंद को हटाकर, लेकिन उसका जो मंत्री था राक्षस, तो राक्षस को चाणक्य ने किसको भी खत्म कर दिया जाए ये नहीं सोचा। उसने सोचा कि कैसे इसकी जो निष्ठा नंद के प्रति थी उस निष्ठा को कैसे चंद्रगुप्त के प्रति इसको परिवर्तित किया जाए, क्योंकि इसकी जो मेधा है या इसकी जो खूबी है वो देश सेवा। तो आज नंद नहीं रह गया, दूसरा राजा है वहां पर हो। और मुद्रा राक्षस नाटक में यही सांगत ने दिखलाया है कि किस प्रकार उसका ये परिवर्तन किया जाता है राक्षस का। तो सरदार पटेल भी उसी लाइन पर देखेंगे कि वो चले गए, अंग्रेज चले गए, उनकी निष्ठा हमारे साथ अगर है तो उनकी हम सेवाएं लेंगे। और सही बात है कि उसमें बीपी मेनन जैसे थे उनके सचिव, और एक पूरा जो देसी रियासतों का ये हुआ है विलय, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही बीपी मेनन की। इस प्रकार नेहरू का या लोगों का कई जो है ये उदाहरण है कि संविधान में अनेक प्रावधान के रचयिता कहीं पटेल है, कहीं नेहरू है, कहीं राजेंद्र प्रसाद और भी लोग हैं। देखेंगे केवल अकेले अम्बेडकर जी नहीं है, बाबा साहब नहीं है। ये बात होनी चाहिए खुलकर, एक पूरे संविधान सभा का सामने। अब इसमें देखेंगे एक मुद्दा आया विलेज रिपब्लिक का, जो से ग्राम पंचायत बात कि उनको स्वायत्तता होनी चाहिए कि नहीं, बनाए जाते। डॉक्टर अम्बेडकर उसके बहुत खिलाफ थे विलेज रिपब्लिक के। वो केवल एक मजबूत सेंटर केंद्रीय सरकार पावर चाहते थे, और इसमें यहाँ तक जब बहस चली तो उन्होंने विलेज रिपब्लिक की अवधारणा को खारिज करते हुए मजबूत केंद्र के पक्ष में अपना अभिमत रखा, यानी डॉक्टर अम्बेडकर। 4 नवंबर 1948 संविधान सभा का 7वां सत्र शुरू हुआ। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान प्रारूपों में ग्राम गणराज्य की अवधारणा को खारिज करते हुए मजबूत केंद्र के पक्ष में अपना मत रखा। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमेशा अपने सपनों की भारत में ग्राम स्वराज स्थापित करने पर जोर देते रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा कई अन्य सदस्य ग्राम स्वराज को संभव बनाने के लिए संविधान के प्रावधानों में इसे समाविष्ट करने के पक्ष थे। वो ग्राम पंचायतों को महत्व, लेकिन ग्राम पंचायतों को महत्व देना डॉक्टर अम्बेडकर ठीक नहीं मानते थे। उनका कहना था, डॉक्टर अम्बेडकर का, कि गांव पंचायतें भारत का विध्वंस का कारण रही है। गांव क्या है? स्थानीयता के नामदान, अज्ञान, दिमागी संकीर्णता और सांप्रदायिकता के मांग, ए सिंक ऑफ लोकलिज्म, ए डेन ऑफ इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस एंड कम्युनलिज्म। ये डॉक्टर अम्बेडकर की धारणा थी गांवों के संबंध में। इसलिए वो गांवों को किसी प्रकार का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाए ये उन्हें मंजूर नहीं था। लेकिन वहाँ के अन्य सदस्य के खिलाफ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिल्कुल खिलाफ थे, और उन्होंने सब संविधान करने के बाद अपनी रूलिंग देते हुए कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि
ग्रामीण लोगों में भी बुद्धिमत्ता और लोकाचार का ज्ञान होता है। उनके पास भी एक संस्कृति है जिसे दफीस लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वह बहुत सॉलिड होती है। मैं उन्हें उन कार्मिकों से ज्यादा बुद्धिमान समझता हूँ जो कारखाने में काम करते हुए एक मशीन का पूजा बनकर आ जाते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कितनी बड़ी उपलब्धि है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान की आत्मा आत्मा की ओर इंगित कर रहे हैं। आज की तारीख में सत्ता का विकेंद्रीकरण जो कहा जाता है कि ऊपर से नीचे की ओर, अगर राजेंद्र बाबू हस्तक्षेप नहीं करते तो आज क्या विकेंद्रीकरण जो पावर दिल्ली तक सीमित रह जाता, क्या और घटित होता है इस देश में। जी हाँ, और सोचिए आज ये सारा जो है कि ठीक है भाई कहा ना कि, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को और यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण में देखता हूँ गाँव को लेकर जैसा है। वो भी गाँव के को बहुत पसंद नहीं करते थे। वो गांधी जी के साथ 1945 की जो पत्राचार है उनका, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि गाँव को कहना कि वो हिंसा और सादगी ये है बहुत एक भ्रम है। तो नहीं, ये लोग विलेज जो पंचायत या विलेज कल्चर था। हालांकि भारत की प्राचीन जो पंचायत समस्या ग्राम व्यवस्था थी उसकी नेहरू इसमें तारीफ भी करते हैं। जो विश्व इतिहास की झलक उनकी किताब है उसमें तारीफ भी करते हैं। लेकिन नेहरू अपनी ही कई बातों को, लिखी बातों को प्रधानमंत्री ये सब बनने के बाद वो भूलते गए हैं। और ये लोग बड़े केवल ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में दोनों ही थे। नेहरू जी भी थे और डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। ये तो देखने से साफ साफ पता चलता है। लेकिन ऐसे लोग कहा ना कि गांधी का जो भी था, लेकिन गांधी ग्राम स्वराज को लेकर चले थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति बहुत जुड़े हुए थे तो ग्राम स्वराज का। तो यह कि भाई हम जानते हैं, इसीलिए गांव में पले थे, बढ़े थे। और ये कहा कि उनके पास जो लोकाचार है और जो ज्ञान है वह ये शहर में काम करने वालों जो मशीन का पूजा बन जाते हैं उनकी तुलना में कही जाता है। तो इस प्रकार ये काम हुआ। दूसरी आपने जो कहा कि ये नहीं होता अगर ये लोग भी सरेंडर कर जाते डॉक्टर अम्बेडकर के सामने। और भी अब राजेंद्र प्रसाद ने उठाया कि भाई ये संविधान बन रहा है तो अपने देश के लिए हम संविधान बना रहे हैं और सब कुछ हो रहा है अंग्रेजी में, तो जनवाणी में होना चाहिए। लेकिन जनवाणी का सवाल कौन फिर भी कि चलो भाई कितना हो जाएगा, तो उसका जो है समानांतर उन्होंने समिति बनाकर हिंदी में भी इसका अनुवाद अन्य भाषाओं में के लिए भी किया गया है। उन्होंने उनका संक्षेप से या करने से हुआ उसका एक पूरा जो है पढ़ेंगे तो अलग से इतिहास है विस्तार से। ये उसमें हुआ कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र बाबू ने एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जनवाणी को राजकाज में उचित स्थान दिलाने के संबंध में भी किया। बालकृष्ण राव जो राष्ट्रपति के प्रेस सचिव थे उन्होंने लिखा है कि संविधान सभा के जितने भी प्रभावशाली सदस्य थे उनमें से एक का भी ध्यान इस बात पर न गया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारतीयों की ही किसी जनवाणी में बनना चाहिए। सच बात तो यह थी कि उन सब सदस्यों की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी द्वारा हुई थी, अतः अंग्रेजी भाषा उनके रक्त मांस में घुल मिल गई थी। वे अपनी बात जिस सरलता से अंग्रेजी में व्यक्त कर सकते थे उतनी सरलता से अपनी मातृभाषा में नहीं कर सकते थे। अतः वे सब यह मान बैठे कि भारत का संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में बन सकता है। यदि राजेंद्र बाबू की भी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम द्वारा हुई थी और उन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री के लिए अंग्रेजी विषय लिया था तथा उनको यह बात एक ऐतिहासिक विडंबना लगी कि स्वतंत्र भारत का संविधान किसी भारतीय भाषा में न होकर अंग्रेजी भाषा में। अतः उन्होंने संविधान सभा से निवेदन किया कि उनके विचार में राष्ट्रीय गौरव और गरिमा की दृष्टि से यही उचित होगा कि स्वतंत्र भारत का संविधान किसी भारतीय जनवाणी में ही बने। कांग्रेस अनेक वर्षों से यह बात कर रही थी कि स्वतंत्र भारत की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। अतः राजेंद्र बाबू का भी यह मत था कि स्वतंत्र भारत का संविधान हिंदी भाषा में बने। सभा ने उनके इस बात का समर्थन कर्तव्य ध्वनि से किया। राजेंद्र बाबू अपना विचार
प्रकट करके ही संतुष्ट न हो गए, वरन उन्होंने तुरंत ही उसको कार्यान्वित करने के लिए कदम भी उठाए। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पहले से ही सभा ने एक प्रारूप समिति गठन कर दी थी। राजेंद्र बाबू का विचार था जैसे जैसे ये प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप तैयार करे वैसे उसका हिंदी पाठ भी तैयार होता जाए, क्योंकि यह कार्य सार्वजनिक था। ये राजेंद्र बाबू का था और इस काम को उन्होंने कई लोगों को सदस्य बनाया किया, और फिर लेकिन अंग्रेजी ही मुख्य रही, फिर भी हिंदी में और भाषाओं में भी अनुवाद उसका होता गया। इसमें उनका बहुत बड़ा राजेंद्र बाबू का अध्यक्ष के रूप में होना ये महत्वपूर्ण था। सारी पार्टी के नेता और सब तो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान तैयार किया। हालांकि बाबा साहब ने ये दावा नहीं किया था, कभी नहीं कहा कि मैंने ही संविधान तैयार किया। वो जानते हैं प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में डॉक्टर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और सबका ये पूरा जो है ऐसा नहीं था कि प्रारूप में जो कुछ लिख दिया गया वही फाइनल हो गया, उस पर पूरी बहस होती थी। ये आपकी 11 दिसंबर 46 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक की प्रक्रिया चलती है, 2 साल 11 महीने तक। और इसमें कितने डिबेट हुए, कितने क्या हुए, सब डेटा मिल जाएगा। और उसमें कैसे कोई कह सकता है कि एक आदमी ने सब कुछ कर दिया, बना दिया। सब फाइनल होता था। लिखने का काम तो क्लर्किकल काम होता है, वह तो जो लिखता है और डिक्टेट और जो कराया जाता है, तो मौलिक काम तो संविधान सभा के सारे सदस्यों ने किया, बनाया है। और खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अंतिम समापन भाषण दिया है संविधान सभा में, उसमें 2-3 बातें जो कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें जो सुनाता हूँ अंतिम, यही से समाप्त करता हूँ। सभा के सदस्यों और प्रारूप समिति के मेरे सहयोगियों द्वारा मुक्त कंठ से मेरी जो प्रशंसा की गई है, उससे मैं इतना अभिभूत हो गया हूँ कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। मुझे दूर तक यह कल्पना नहीं थी कि मुझे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा। इसलिए उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ जब सभा ने प्रारूप समिति के लिए चुन लिया। उस प्रारूप समिति ने मुझे इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया, तो मेरे लिए यह आश्चर्य से भी परे था। प्रारूप समिति में मेरे मित्र सर अलाद कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे मुझसे भी बड़े श्रेष्ठतर और अधिक कुशल व्यक्ति थे। ये अम्बेडकर स्वीकार कर रहे हैं। मुझ पर इतना विश्वास रखने, मुझे अपना माध्यम बनाने और देश की सेवा का अवसर देने के लिए मैं संविधान सभा और प्रारूप समिति का अनुरोध। दूसरी बात कहते हैं, जो श्रेय मुझे दिया गया है वास्तव में उसका हकदार मैं नहीं हूँ। यह श्रेय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को जाता है, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि पहला प्रारूप किया गया था। सर बी.एन. राव को जाता है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा प्रारूप तैयार किया। श्रेय का कुछ भाग प्रारूप समिति के सदस्यों को भी जाना चाहिए, जिन्होंने जैसे मैंने कहा 141 बैठकों में भाग लिया और नए फार्मूले बनाने में जिनकी दक्षता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उन्हें समाहित करने के सामर्थ्य के बिना संविधान निर्माण का कार्य सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। श्रेय का एक बड़ा भाग संविधान के मुख्य ड्राफ्ट में श्री एस.एन. मुखर्जी को जाना चाहिए, जो तीनों प्रस्ताव को सरलतम और स्पष्ट भाषा में रखने का उनका सामर्थ्य, उनकी कड़ी मेहनत का जोड़ मिलना मुश्किल है। वह सभा के लिए एक संपदा रहे हैं। तीसरी बात यदि कहते हैं कि यदि संविधान सभा केवल भानुमती का कुनबा होती तो एक बिना सीमेंट वाला कच्चा फुटपाथ जिसमें एक काला पत्थर यहाँ और एक सफेद पत्थर वहाँ लगा होता और जिसमें प्रत्येक सदस्य या गुट अपनी मनमानी करता, तो प्रारूप समिति का कार्य बहुत कठिन हो जाता। तब व्यवस्था की सिवाय कुछ न होता। अब व्यवस्था की संभावना सभा के भीतर कांग्रेस पार्टी की उपस्थिति से शून्य हो गई, जिसने उसकी कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन पैदा कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही परिणाम था
कि प्रारूप समिति प्रत्येक अनुच्छेद और संशोधन की नीति के प्रति आश्वस्त होकर उसे सभा में प्रस्तुत कर सकी। इसलिए सभा में प्रारूप संविधान के सुगमता से पारित हो जाने का कारण से कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस के सदस्य सही है, बहुसंख्यक पूरी थे, उसको भी इसलिए देते हैं। और अंत में वे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में यह कहते हैं कि और अंत में अध्यक्ष महोदय, जिस तरह आपने सभा की कार्रवाई का संचालन किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो सौजन्य और समझ सभा के सदस्यों के प्रति दर्शाई है वे उन लोगों द्वारा कभी भुलाई नहीं जा सकती जिन्होंने इस सभा की कार्रवाइयों में भाग लिया। ऐसे अवसर आए थे जब प्रारूप समिति के संशोधन ऐसे आधारों पर अस्वीकृत किए जाने थे जो विशुद्ध रूप से तकनीकी प्रकृति के थे। मेरे लिए वे क्षण बहुत आकुलता से भरे थे, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूँ कि आपने संविधान निर्माण के कार्य में यांत्रिक विधिवादी रवैया अपनाने की अनुमति नहीं दी। तो संविधान निर्माण के कार्य में डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं सबका योगदान स्वीकार करते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इन बातों से साफ जाहिर है कि जब 299 सदस्यों से गठित संविधान सभा थी तो यह कहना कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना दिया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बना दिया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने बना दिया या संविधान सभा के अध्यक्ष ने, इस सरासर गलत होगा और लोकतांत्रिक आचरण होगा। इस वास्तविकता यह है कि यह संविधान एक सामूहिक कलेक्टिव वर्क है, ये सामूहिक प्रयास की उपज है, देन है, जिसमें इतने सारे सदस्य थे और सबके बड़े विचार विनिमय के कारण यह संविधान बन सका है। इसलिए किसी भी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। हाँ ठीक है, इसने जो काम किया वहाँ पर ठीक है, लेकिन यह कहना सरासर ये गलत है, निराधार है और लोकतांत्रिक है कि संविधान केवल एक आदमी ने बनाया और वो एक आदमी बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, उनके प्रति आप श्रद्धा हम रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण और योग्य व्यक्ति थे और संविधान निर्माण में उनका जो कुछ है, लेकिन अकेले उन्होंने संविधान बना दिया ये बात कतई स्वीकार नहीं की जा सकती और इस तरह का नैरेटिव नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इसे आने वाली पीढ़ियां दिग्भ्रमित होगी, इतिहास का सही से उन्हें ज्ञान नहीं होगा। इस बात के प्रति बुद्धिजीवियों को सचेत रहना चाहिए। राजनेता भले वोट के लालच में ये बात बोलते रहे, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी लोग जब ऐसा बोलते हैं तो बड़ा दुख होता है कि उन्हें कौन सा वोट का लोभ है कि ये इस गलत नैरेटिव को चलाए जा रहे हैं। आप सही सही बात बोलिए। ये देखता बड़ा दुख होता है कि संविधान सभा की अध्यक्षता तो नाम ही कोई नहीं लेता है, केवल नाम प्रारूप समिति के जो 14 या 15 समितियों में एक समिति के अध्यक्ष थे वही सब कुछ हो गए। बड़े पूरे मकान का मालिक जो गार्जियन हो, कहीं कुछ नहीं हो, उस मकान के कोने में रहने वाला ही व्यक्ति प्रमुख होता है। इसी तरह का हो रहा है आजकल। तो ठीक है, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर का भी अपनी जगह पर महत्व है, सबका महत्व है और उसको सबका मत स्वीकार करके हमें चलना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज जो है बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे। अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब पर संवाद जारी है। जी नमस्कार। जी नमस्कार।